स्टूडेंट बीए बीएससी ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमने बात की थी निश्चयवाद की। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी विचारधारा है संभववाद। संभववाद देखो, वैसे तो मैं आपको पहले वाली क्लासों में इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि संभववाद के बारे में, निश्चयवाद, लेकिन पर्टिकुलर अगर विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको किस अनुसार करना है। जो हमारे भूगोलवेता थे सेम वही है, किसने कौन सी बात कही, हम सभी उन भूगोलवेताओं का वर्णन इसमें करेंगे। अब बात आती है संभववाद कि इसका जन्म कहाँ हुआ और यह विचारधारा कहाँ से आई। तो यह विचारधारा कहाँ से आई थी? फ्रांस से। कहाँ से आई थी? फ्रांस से। और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो थे विडाल डी ला ब्लाश। छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो संभववाद विचारधारा है उसका विकास कौन से देश में हुआ था, तो हम क्या बताएंगे? फ्रांस में हुआ था। और उसके प्रतिपादक कौन थे? विडाल डी ला ब्लाश। आगे बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो संभववाद है उसमें मुख्य कौन है? मानव। मानव क्या है? मुख्य है। कि जो प्रकृति है मनुष्य के सामने संभावनाएं व्यक्त करती है। क्या करती है? मनुष्य के सामने संभावनाएं व्यक्त करती है। और मनुष्य क्या करता है? उन संभावनाओं का उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। कि प्रकृति तो हमारे सामने सिर्फ क्या रखेगी? संभावनाएं रखेगी, लेकिन मनुष्य, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मनुष्य। वह क्या करेगा? उन संभावनाओं का उपयोग करेगा और अपने लिए नए व्यवसाय और नए आयाम स्थापित कर लेता है। विडाल डी ला ब्लाश थे संभववाद की इन्होंने रखा था। और इस संभववाद जो शब्द था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फैब्रे ने किया था। किसने किया था? फैब्रे ने। तो छोटे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो संभववाद है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फैब्रे ने किया। संभववाद जो विकास धारा थी उसका विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और मुख्य प्रतिपादक कौन थे? विडाल डी ला ब्लाश। और दूसरे जो विद्वान हैं उनका अगर आए तो वो क्या थे? इस विचारधारा के समर्थक थे। वो क्या थे? इस विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन विडाल डी ला ब्लाश महोदय थे, वो क्या थे? उन्होंने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था। बात आती है कि जो प्रकृति है वो क्या करती है? मानव के सामने संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य क्या करता है? उन संभावनाओं का उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। अब जैसे प्रकृति ने हमें क्या दी? नदियाँ। मनुष्य ने क्या किया? नहरें निकाली। हमें दूसरा दी उपजाऊ भूमि, क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या लेके आते हैं? उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। और उससे हमने क्या किया? खेती की। सही है। पहाड़ों से क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं। प्रकृति की देन है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसे नहरें निकाली और इस खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं की। मनुष्य ने क्या किया? अपनी बुद्धि का उपयोग किया और इससे नदियों से नहरें निकाली। उपजाऊ मिट्टी जो आई उस पर उसने खेती करना, कृषि करना प्रारंभ किया। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया। उर्वरक का प्रयोग किया। क्या हो सके? ताकि जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उसमें क्या हो सके? वृद्धि हो सके। तो मनुष्य ने क्या किया? जो संभावनाएं उसके सामने थी उन संभावनाओं का उपयोग किया और नहरें निकाली, बांध बनाए, सिंचाई की व्यवस्थाएं की, उपजाऊ मिट्टी में खेती करना प्रारंभ किया, उर्वरक का प्रयोग किया और जो प्रति हेक्टेयर जो फसल है या उत्पादन है उसमें क्या की? उन्होंने बढ़ोतरी की।
कि कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति सिर्फ आपके सामने संभावनाएं व्यक्त करेगी और उन संभावनाओं का प्रयोग किसको करना है, मनुष्य को करना है। आगे बात करें, जो संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उसका जो निर्णय होता है वह किस पर निर्भर करता है, मानव पर। तो मानव क्या है, निर्णायक। आपके पास वन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप लकड़ी काट के लकड़ी बेच सकते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस संभावनाओं का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। कि पेड़ पौधे हैं, या तो आप क्या करेंगे, उनको काट के लकड़ी बेचोगे या जो भी लकड़ी का व्यवसाय करोगे, या क्या करेंगे, हम उससे फर्नीचर बनाएंगे। तो दोनों के स्तर में परिवर्तन है या नहीं है। हमारे बौद्धिक क्षमता यहाँ तक थी, हमने क्या किया, लकड़ी काटना प्रारंभ किया, लेकिन जब हमारी बौद्धिक क्षमता में, बौद्धिक जो योग्यता है उसमें और वृद्धि हुई तो हमने क्या किया, उस लकड़ी से फर्नीचर बनाना प्रारंभ कर दिया। और इसके अनुपात में हमें यहाँ लाभ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सही है। मानव क्या है, निर्णायक है, कि उसको निर्णय लेना है कि उसको क्या करना है। उसको जहाँ ज़्यादा लाभ मिलता है, जितनी उसकी जो बुद्धि है उसका विकास होगा, उसी अनुसार क्या करता है, वह इस संभावनाओं का उपयोग करता है। आगे बात आती है कि बलास जो महोदय थे, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था मानव भूगोल के सिद्धांत। पुस्तक थी मानव भूगोल के सिद्धांत। बलास महोदय एक बात कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति मात्र परामर्शदात्री है, परामर्शदात्री है। कि प्रकृति का मुख्य कार्य क्या है, सिर्फ परामर्श देती है। वो प्रकृति का कार्य क्या है, सिर्फ परामर्श देती है। मनुष्य को क्या करना है, उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे उस अनुसार उस पर निर्णय ले सकता है और उसी अनुसार क्या कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है। कि प्रकृति आपको सिर्फ परामर्श देगी कि आपको ये कार्य करना चाहिए या इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन मनुष्य उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा कि जो मानव है क्या करता है, प्रकृति में भी परिवर्तन करता है। मानव जो है प्रकृति में भी क्या करता है, परिवर्तन करता है। देखिए कैसे करता है कि जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो हमारे गेहूं की फसल है, एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष से यह उपज लाई गई थी, गन्ना है कोई युवा वगैरह में होता था। तो मानव ने क्या किया, जो वन उपज उसके काम की थी, या जो कह सकते हैं जो फसलें उसके काम की थी, उस फसल को विश्व के विभिन्न भागों में फैला दिया। विश्व के विभिन्न भागों में फैला दिया। प्रकृति ने पर्टिकुलर क्या किया, एक जो क्षेत्र है उसमें क्या किया, पेड़ पौधों का विकास किया। लेकिन मानव ने क्या किया, उन पेड़ पौधों को विश्व के अनेक भागों में फैला दिया, अनेक भागों पर उनका उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। प्रकृति ने क्या किया था, उसका क्षेत्र सीमित कर दिया था, लेकिन मानव ने क्या किया, उसको विश्व के विभिन्न भागों में फैला दिया। और ऐसे स्थानों पर भी उन पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई जहाँ पर पहले उन पेड़ पौधों के बारे में सोचना संभव नहीं होता था। आपने थार के रेगिस्तान का सुना होगा, जो राजस्थान का ये वाला भाग थार मरुस्थल, इधर आपका पाकिस्तान है, 1070 किलोमीटर। इसमें इंदिरा गांधी नहर के विकास होने से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। आपके हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बालू मिट्टी है, लेकिन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं के लिए हम क्या मानते हैं, इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, ऐसा तापमान होना चाहिए, इतनी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन थार जैसे मरुस्थल में भी मनुष्य ने क्या किया, गेहूं का उत्पादन कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो पेड़ पौधे थे पृथ्वी के एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया, उसको विश्व के विभिन्न भागों में फैला दिया। और वही चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि थार जैसे रेगिस्तान के मरुस्थल में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के माध्यम से क्या किया, गेहूं का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। कि ऐसा क्षेत्र जहां सिंचाई सुविधाओं का विकास किया और उसके अनुसार क्या किया, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया।
आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से ब्लास महोदय का इसमें योगदान रहा है और उनकी ये डेफिनेशन भी है कि जो प्रकृति है मात्र परामर्श के सिवा कुछ भी नहीं है। जीन्स ब्रून महोदय आते हैं, ब्रून्स महोदय, ये भी क्या थे, इस संभववाद के समर्थक। देखिए मैंने आपको बताया था प्रतिपादक है विडाल डीला ब्लास, लेकिन ब्रून्स क्या हैं, जीन ब्रून्स, ये क्या हैं, इसके समर्थक, कि इन्होंने भी इसी बात का प्रतिपादन किया था या इसी बात का समर्थन किया था कि जो मानव है वह प्रकृति में क्या करने की क्षमता रखता है, परिवर्तन कर सकता है। दूसरी इन्होंने बताई कि जो वातावरण है, जीन्स ब्रून महोदय कहते हैं जो प्राकृतिक वातावरण है वह कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। क्या करता है, कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। मनुष्य यद्यपि उन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, लेकिन उनमें क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। सही है कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी सीमाएं होती हैं, सीमाएं निर्धारित होती हैं कि हम इससे ज़्यादा अधिक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सीमाओं को क्रॉस तो नहीं कर सकते, लांघ नहीं सकते, लेकिन हम उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। थार के रेगिस्तान की बात की, हम उसको पूरे को पूर्ण रूप से चेंज नहीं कर सकते, मिट्टी उसी प्रकार की रहेगी, लेकिन हमने क्या कर डाला, उसमें परिवर्तन कर दिया। तो जीन्स ब्रून जो महोदय थे वो भी इसी बात का समर्थन करते थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जो वातावरण है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, प्राकृतिक जो वातावरण होती है उसकी कुछ सीमाएं होती है और मनुष्य है उन सीमाओं को पार नहीं कर सकता, लांघ नहीं सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। अब बात आती है कि मनुष्य जितना भी विकास कर ले, कोई भी विचारधारा होती है उसको एक समय तक ही क्या मिलती है, उसको समर्थन मिलता है। तो इसमें भी जो संभववाद था किसके विपरीत था, निश्चयवाद के विपरीत था। जो संभववाद विचारधारा थी वो किसके विपरीत थी, निश्चयवाद की, क्योंकि निश्चयवाद में मुख्य कौन थी, प्रकृति थी, जबकि संभववाद में मुख्य कौन है, मानव। तो इन्होंने यही कहा, दोनों विचारधाराएं क्या थी, एक दूसरे के विपरीत थी और यही बात कहा जाती है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें पर्यावरण क्या होता है, मुख्य होता है, और कुछ में क्या होता है, पर्यावरण अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। तो इन दोनों विचारधाराएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत रही। निश्चयवाद में प्रकृति मुख्य रही और संभववाद में मानव मुख्य रहा। अब बात करेंगे हम इसकी आलोचना की। बात करते हैं आलोचना की कि देखिए काफ़ी समय तक कोई भी विचारधारा है उसको मान्यता मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमियां, जब कोई नई विचारधारा उत्पन्न होती है तो पहले वाली का प्रभाव इतना अधिक नहीं रहता है। तो संभववाद की जो कमियां थी वो देखिए आप, कि कमियां भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ संभववाद के पक्ष में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रभाव को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव से मानव को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। देखिए कैसे, पर्यावरण का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन मानव अपने आप में इस चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह प्रकृति में इतना परिवर्तन कर सके कि प्रकृति के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। दोनों में सहसंबंध हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन मानव इतना प्रबल नहीं है कि जो प्रकृति है उसके प्रभाव को हम क्या मान सकें, कि नकारात्मक मान सकें, कि प्रकृति का प्रभाव कुछ नहीं है, और जबकि मानव जो है वह प्रकृति के प्रभाव से हम उसको मुक्त नहीं मान सकते हैं। मनुष्य ने नहरों का विकास किया, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, लेकिन वर्षा अधिक हो गई और क्या आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। क्या मनुष्य इन चीज़ों का मानव जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कि मनुष्य को 50 वर्ष लग जाते हैं किसी भी चीज़ का विकास करने में, 1 घंटा लगता है बाढ़ को उस चीज़ को वापस करने में। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं
कि मानव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका प्रभाव मानव पर पड़ता है, कि किसी भी चीज़ के विकास करने में मानव को 50 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन प्रकृति उस प्रभाव को 2 मिनट में वहाँ पर प्रदर्शित कर सकती है। दूसरी एक बात और बताते हैं कि जो मनुष्य अपना कार्य करता है उसका हल्ला मचाता है, कह सकते हैं कि हम कोलाहल मचा देता है कि मैंने ये किया, मैं चांद पे पहुंच गया, मैंने सिंचाई सुविधाओं का विकास किया, मरुस्थल को ख़त्म कर दिया। तो जो मनुष्य अपना कार्य करता है उसका गुणगान करता है, लेकिन जो प्रकृति कार्य करती है वह किस प्रकार करती है, चुपचाप रह के करती है। 2 मिनट में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सब कुछ बराबर हो गया। मनुष्य क्या करेगा, उसका कोलाहल मचाएगा, लेकिन जो प्रकृति है अपना कार्य चुपचाप करती है। और बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वो क्या हो जाता है, मानव का जितना भी विकास किया है वो सारा धरा का धरा रह जाता है। दूसरी बात आती है कि संभववादी जो विचारक थे ब्रून्स महोदय, उनका ऐसा मानना था कि मानव कहाँ निवास करता है, पृथ्वी पर, और उपयोग भी किसका करता है, पृथ्वी का, इसलिए निर्भर भी किस पर है, पृथ्वी पर। जब मानव निर्भर ही पृथ्वी पर है तो क्या अपने आप में स्वतंत्र है, नहीं है। जीन्स ब्रून महोदय यही कहते हैं कि मानव निवास कहाँ करता है, पृथ्वी पर करता है, तो निर्भर भी किस पे है, मानव पृथ्वी पे है। तो उन्होंने कहा जब मानव निर्भर ही पृथ्वी पे है तो क्या अपने आप में स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या माना कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो भी क्या करती हैं, मानव को प्रभावित करती हैं। जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो मनुष्य को प्रभावित करता है और वह किसी भी निर्णय में सफल नहीं कह सकते हम उसको। यही कारण है कि यहाँ पर जो ब्रून्स महोदय थे वो यही कहते हैं कि मानव किस पर निर्भर है, पृथ्वी पर निर्भर है और स्वतंत्र रूप से वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। यही कारण है कि मानव किस पर निर्भर हो गया, पृथ्वी पर। और यही बात किसके विरुद्ध आ गई, संभववाद की आलोचना करती है। और लास्ट हम एक बात और बताएं कि जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं वो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती हैं। और लास्ट में यही बात आती है कि न तो प्रकृति विजेता है, न तो प्रकृति विजेता है और न ही मानव। क्यों नहीं है, एक ही निष्कर्ष निकलता है इस बात का लास्ट में आलोचना में कि न तो प्रकृति विजेता है और न ही मानव विजेता है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है और मानव किस पर प्रभाव डालता है, प्रकृति पर प्रभाव डालता है। इसी के साथ एक नई विचारधारा का विकास हुआ था जिसको हमने नाम क्या दिया था, रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद। यहाँ से एक नई विचारधारा का प्रतिपादन हुआ जिसको नाम दिया हमने रुको और जाओ निश्चयवाद। यहाँ जो संभववाद है उसकी आलोचना में ये बात आती है कभी प्रकृति विजेता होती है और कभी मानव विजय होता है। दोनों ऐसा नहीं है कि या तो प्रकृति ही विजेता है, क्योंकि मानव भी प्रकृति में क्या करता है, परिवर्तन करता है और मानव के विकास को प्रकृति प्रभावित करती है। मानव ने बांध बना दिए, लंबा चौड़ा बांध बना दिया, क्या करेगी प्रकृति, बांध को तोड़ दिया, पीछे से वर्षा अधिक हो गई, बांध टूट गया। मानव का जो विकास था उस पर किसने प्रभाव डाला, प्रकृति ने। तो यही चीज़ कही गई है, न तो प्रकृति विजेता है और न ही मानव विजेता है। एक नई विचारधारा का यहाँ से प्रतिपादन होता है जिसको नाम देते हैं हम रुको और जाओ निश्चयवाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी जो विचारधारा थी, विचारधारा का नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। इसको हम नव निश्चयवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नव निश्चयवाद। ये वाद सारे इसीलिए आए थे कि प्रकृति मुख्य है या मानव मुख्य है। इसका दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। एक टेथम महोदय थे, उन्होंने एक इसको अलग ही नाम दिया था, उन्होंने इसको क्रियात्मक संभववाद कहा था। क्रियात्मक संभववाद छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी थी टेलर महोदय ने। देखो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था टेलर का कार्य क्या होता है, सीलना, कि यहाँ दो विचारधाराएं थी, उसको सीलने का कार्य किसने किया,
टेलर महोदय ने, एक ने कहा प्रकृति प्रबल है, दूसरे ने कहा मानव प्रबल है। टेलर महोदय बोले क्यों झगड़ रहे हो, कभी प्रकृति प्रबल है और कभी मानव प्रबल है। तो नई विचारधारा के साथ आए टेलर महोदय। इसी विचारधारा का जो नाम था या इसी विचारधारा को टेथम महोदय ने क्रियात्मक संभववाद नाम दिया था। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कि मैं इस नाम को नहीं मानूंगा, उन्होंने अपना नाम दिया क्रियात्मक संभववाद। तो पूछा जा सकता है कि जो क्रियात्मक संभववाद जो संकल्पना थी किसने दी या वाद किसने दिया, तो उसमें हम कहेंगे टेथम महोदय ने। रुको और जाओ नव निश्चयवाद या निश्चयवाद की संकल्पना टेलर महोदय ने, या नव निश्चयवाद का जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? टेलर महोदय। इन्होंने मध्यम जो मार्गी विचारधारा थी उसका प्रतिपालन किया कि दोनों के मध्य की जो बात है उसको सामने लाने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी में देखिए इसमें एक और क्या होता है कि जितने भी नवनिश्चयवाद की अगर हम बात करें कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों पर क्या होता है, मानव आधारित होता है और उनका दोहन करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो सारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके वह ऐसा नहीं करता है। तो यह जो विचारधारा थी उसका एक उद्देश्य ये भी था कि मनुष्य को उतने ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जितने कि उसके लिए आवश्यक हो, या हम कह सकते हैं कि भावी पीढ़ी के संरक्षित के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। जो हमारे खनिज संसाधन हैं एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और मानव जीवन भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब संसाधन नहीं रहेंगे तो उसी प्रकार से मानव जीवन भी क्या हो जाएगा, उस पर भी समस्याएं आएंगी। और जिस प्रकार से पृथ्वी पर डायनासोर खत्म हो गए उसी प्रकार से मानव भी क्या हो जाएगा, एक दिन लुप्त हो जाएगा। उनका कहना ये था कि जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए ताकि हम उसको भविष्य के लिए भी संरक्षित रख सकें। अगर आप वनों का उपयोग कर रहे हैं तो उतने ही अनुपात में लकड़ी काट रहे हैं, वन काट रहे हैं, तो उसी अनुपात में आपको वन लगाने चाहिए। और कोयला, पेट्रोल इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसकी जगह अन्य जो स्रोत हैं उनका उपयोग आपको करना चाहिए। उसका रीज़न ये होगा कि भावी भविष्य के लिए भी हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। और कहने का अभिप्राय ये है कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है उस अनुपात में हमारे संसाधन क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो उस क्षेत्र विशेष में उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मानव को उन्होंने एक मध्यम मार्गी जो मार्ग बताया उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए और इनके जो अन्य वैकल्पिक जो स्रोत हैं उनकी खोज करनी चाहिए और उनको उपयोग में लेना चाहिए ताकि जो हमारे पास संसाधन है उसका हम भविष्य में भी संरक्षण कर सकें, ताकि उनका पुनः चक्रण हो सके। अब जल है, जल का हम वापस से पुनः चक्रण कर सकते हैं। वर्षा का जल है उसको संग्रहित करें, विभिन्न प्रकार की फसलों का उससे हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन करें। नई नई जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उनका उपयोग करें ताकि जो व्यर्थ पानी है उसको बहने से हम रोक सकें। तो जो नवनिश्चयवाद था मध्यम मार्गी जो व्यवस्था थी उसको अपनाता था। आगे बात करें कि जो तकनीकी अनुसंधान है, हमें पशुओं की संख्या अत्यधिक मात्रा में नहीं बढ़ानी है, लेकिन जो तकनीकी अनुसंधान है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जैसे पशु हैं उनका विकास इस प्रकार से कर सकते हैं, उनमें इस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं कि अधिक दूध दें, अधिक मांस मिले, और कह सकते हैं कि कम अगर पशु हो तो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमें इस प्रकार की जो तकनीकें है उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि मनुष्य जो है एक तरह से ये मान लीजिए कि एक अंतरिक्ष यान जैसी उसकी यात्रा है, उस पर सीमित संसाधन है, अगर मनुष्य उनका अति उपयोग करेगा तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। और उसी प्रकार से कि जो सामग्री है वो किस प्रकार की है, सीमित है, अगर आप उसका उपयोग कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई स्रोत नहीं बचता है। तो उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में हमें उपयोग करना चाहिए उसी अनुपात में हमें उपयोग करना चाहिए जिस अनुपात में हम उसको संरक्षित रख सकें। आगे बात की कि जो हमारा संसाधन है अगर उसका सीमित उपयोग नहीं होता तो मानव जाति भी उसी प्रकार से विलुप्त हो जाएगी जिस प्रकार से डायनासोर पृथ्वी पर से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और मानव भूगोल का जो नारा है कि प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर क्या है, उसके साथ सहयोग का है। किस प्रकार का नारा है,
कि उसके साथ सहयोग का है, कि वह न तो इस पर विजय प्राप्त करना चाहता है, न ही उसको अधीन करना चाह रहा है, कि वह न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना उसका मानव का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और न ही उसकी अधीनता स्वीकार करना, बल्कि मानव और जो प्रकृति है दोनों में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, उन दोनों में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक और कल नेक्स्ट टॉपिक में हम मानव प्रजातियों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।